हेलो एवरीवन, आई एम पुलकित श्रीवास्तव एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिनमें मेन थे फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स और फोर्स के जो इफेक्ट्स थे उनके बारे में हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मैंने बताया था न्यूटन बहुत ही महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में खोज की। तो इन्होंने जो गति है, जो मोशन है, उसके भी 3 नियमों की खोज की थी। ठीक है, और इन तीनों नियमों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे बिकॉज दीज लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। ओके, फर्स्ट लॉ क्या था? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, और इफ इट moving along a straight line with a uniform speed then it will continue to move as such unless an external force applied on it to change its present state। देखिए इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था, न्यूटन ने ये कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बनी रहेगी। कब तक? ऐसे ही अगर कोई मूविंग बॉडी है, मतलब वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन के थ्रू, स्ट्रेट लाइन मतलब लिनियर मोशन कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड में, तो वो उस मोशन को कंटिन्यू रखेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल अप्लाई न किया जाए, लगाया न जाए। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रखी रहेगी जब तक उस पर कोई अप्लाई जो फोर्स है वो अप्लाई नहीं किया जाए। और इसी तरीके से अगर कोई मूविंग बॉडी स्ट्रेट लाइन पर गति कर रही, देखिए स्ट्रेट लाइन की बात की गई है, स्ट्रेट लाइन पर रहेगी तो यूनिफॉर्म स्पीड को डिस्क्राइब करने में आसानी रहेगी। यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रही है तो वो तब तक कंटिन्यू रखेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सेकंड लॉ क्या था? अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ध्यान से समझना। देखिए आपसे कह रहा है किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? वो उस बॉडी के मास और उसकी जो मोशन है उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। देयर इज अ numerical representation, F is equals to m into a, where m is mass of the body, a is acceleration produced in the body, and force F is equals to force applied on the body। सो आप लोगों ने क्लियर किया क्या होता है? किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न होने वाले त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट था और इसको हम आगे बताएंगे। और भी कुछ कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो है कई सारी चीज़ों में यूज़ होने वाला, आपके दैनिक उपयोग में जो डेली यूज़ है उसमें बहुत जो है इसको देखा जा सकता है। देखिए थर्ड लॉ क्या था? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या होता है? फॉर एवरी एक्शन, हर क्रिया के लिए इक्वल मतलब बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया जरूर होती है। जैसे आप लोगों ने कई बार नाव की सवारी की होगी तो देखिए जब आप किनारे पर नाव से उतरते हैं तो आप आगे की तरफ फानते हैं और नाव पीछे की तरफ खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि नाव ने आपको जितने बल से आगे की तरफ धकेला है, ठीक है, उतने ही बल से वो पीछे खिसकी। या हम कह सकते हैं कि जितना बल लगाकर हमने नाव को पीछे खिसकाया था उतने ही बल से उसने आपको आगे की तरफ भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ अगर इक्वल एक्शन और रिएक्शन नहीं होते तो आप क्या किनारे पर आ पाते? नहीं आ पाते। ना नाव पीछे की सकती, ना आप किनारे पर आ पाते। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम लोगों के सामने आ गया है, इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज इनर्शिया? द टेंडेंसी ऑफ बॉडीज विच रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। देखिए फर्स्ट लॉ में अभी हम लोग पढ़ के आए थे क्या, कि जो रेस्ट स्टेट है वो तब तक रेस्ट रहेगी जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आई कि जब तक फोर्स अप्लाई नहीं किया गया वो रेस्ट में रहेगी, लेकिन वो रेस्ट में तब तक रुकी कैसे रही? इस टेंडेंसी को कि बॉडी अपनी जो स्टेट है उसको कभी चेंज नहीं करेगी, इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। मतलब जैसे बॉडी रेस्ट में है तो हम रेस्ट में बने रहेंगे। दिस टेंडेंसी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। और ऐसे ही अगर वो मोशन में है तो जब तक हमें कोई रोकेगा नहीं हम मोशन में ही रहेंगे। दिस टेंडेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इनर्शिया मतलब होता है
हिंदी में जड़त्व, ठीक है। द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। इनर्शिया जो है वो इसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे इनर्शिया बढ़ेगा, मतलब टेंडेंसी और ताकतवर होती जाएगी। अब देखिए आपके पास एक छोटा पत्थर है, वो रखा हुआ है, तो उसको आपको खिसकाने में ईजिली आप उसको खिसका लेंगे, सरलता से खिसक जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बड़ा पत्थर, देखो मास बढ़ गया, अब उसकी टेंडेंसी और ज़्यादा, हम नहीं खिसकेंगे भाई, ठीक है। तो ये क्या है, ये मतलब ये तो ऐसे ही समझने के लिए है, बट ये एक क्लियर चीज़ है कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे ये टेंडेंसी भी बढ़ती जाएगी। अब इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं? इनर्शिया 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट इज चेंज्ड बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वह तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। तो ये रेस्ट का इनर्शिया है, इसको क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसे ही इनर्शिया ऑफ मोशन कौन सा होता है? अगर कोई बॉडी मूविंग बॉडी है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो है मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है, तो वो स्ट्रेट लाइन पर मोशन तब तक करती रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देंगे। इससे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। व्हेन अ बस और ट्रेन स्टार्ट सडनली अ पैसेंजर स्टैंडिंग इनसाइड इट लीन्स बैकवर्ड, ठीक है। ध्यान से देखिए, जब एक बस या ट्रेन में आप खड़े हों, एकदम से वो चल दे, ठीक है, तो आप किधर खिसक जाएंगे? आप पीछे की तरफ खिसक जाएंगे, पीछे की तरफ गिर जाएंगे। ऐसा हो सकता है। क्यों ऐसा होता है? जैसे आप बस में खड़े हैं, तो जब तक बस रेस्ट में है तो आपकी पूरी बॉडी रेस्ट में है। जैसे ही बस चली तो बस के फ्लोर के साथ आपके जो पैर हैं वो चल दिए आगे, ठीक है। उन पर तो फोर्स लग गया आगे चलने का, तो वो तो चल दिए बस के, लेकिन जो आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा था वो तो अभी रेस्ट में है, तो वो तो पीछे ही रह गया, वो आपके पैर आगे निकल गए, इसलिए आप क्या करेंगे? पीछे की तरफ लुढ़क जाएंगे। ऐसे ही सेम, व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर सिटिंग इन इट लीन्स फॉरवर्ड। जब आप किसी कार में बैठे हों तो देखिए एक कार एकदम से चलती हुई अगर आए और एकदम से रुक जाए तो आप क्या करेंगे? आप आगे की तरफ झुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि कार रुक गई तो आपका जो शरीर था उसके साथ जो चल रहा था, जैसे ही कार रुकी तो आपके पैर रेस्ट में आ गए, लेकिन आपका अपर जो पार्ट था बॉडी का वो उस कार की स्पीड के साथ ही आगे बढ़ रहा है, तो इसीलिए आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ऐसे ही इनका उपयोग क्या हो जाता है? जो एक ब्लैंकेट होता है उसको किसी छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें से जो धूल के कण हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। क्यों हुआ? डस्ट पार्टिकल तो आराम में थे, जैसे ही छड़ी पड़ी तो क्या हुआ? मोशन आ गया, तो कंबल जो था, जो आपका ब्लैंकेट था, वो तो मोशन स्टेट में हो गया, तो मूविंग स्टेट में हो गया, तो वो तो हिलने लगा, लेकिन डस्ट पार्टिकल अपनी जगह रहे। अब आप सोचिए, अगर ऐसे 2 चीजें हैं और उसमें क्या हो, एक मूव कर जाए तो दूसरी अलग हो जाएगी कि नहीं? तो इस तरीके से डस्ट पार्टिकल्स भी अलग हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोगों ने न्यूटन जो थे उनके लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, इनर्शिया के बारे में पढ़ा, इनर्शिया के दोनों जो पार्ट थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, और इनर्शिया के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा। तो चलिए, इस टॉपिक जितना को आपको पढ़ाया गया उसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज करके, ठीक है, तैयार करेंगे। ओके एवरीवन, बाय बाय फॉर टुडे, थैंक यू।